जरा सोच के देखिए कि कोई आत्मा आपके साथ आपके घर में रह रही हो, उसका साया हर वक्त आपके बच्चे के साथ रहता हो, और फिर एक दिन करण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। साल था 2004। करण एक 6 साल का लड़का, वो, उसकी माँ और उसके पिताजी तीनों एक किराए के घर में रहते थे। उसकी माँ एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी और उसके पिताजी दिहाड़ी का काम करते थे। जहाँ पे वो रहते थे वो जगह कोई सुनसान जगह नहीं थी। उनके घर के आसपास भी लोग रहते थे, पर वो कहते हैं ना, अगर किसी की हंसते खेलते परिवार को बुरी नजर लग जाए तो उस परिवार को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हुआ था करण के परिवार के साथ। बारिश का मौसम था और एक दिन आधी रात को बारिश की वजह से उनके मोहल्ले की लाइट चली जाती है। तब गर्मी की वजह से उन तीनों की भी नींद टूट जाती है। बाहर बारिश के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, जिस कारण से करण के पिताजी दरवाजा खोल के दरवाजे की चौखट पर ही तकिया डाल के सो जाते हैं। दरवाजा खुला होने की वजह से बाहर की ठंडी हवा उनके घर में भी आ रही थी, जिसकी वजह से करण और उसकी माँ भी उसके पिताजी के साथ दरवाजे पे सोने के लिए आ गए थे। और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। वो तीनों वहां शांति से सो रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद एक ठंडी हवा का झोंका करण के कान के पास से गुजरा। करण की अचानक नींद खुली और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पास से, मतलब उसके मुंह के पास से पैर रख के आगे बढ़ा हो। उसे ऐसा आभास हुआ कि कोई उसके पास से गुजरा, लेकिन वो 6 साल का बच्चा था। उस वक्त उसने उस चीज पे इतना ध्यान नहीं दिया और वो सो गए। पर शायद उस रात के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह करण के पिताजी सवेरे अपने काम को चले गए और उसकी माँ भी अस्पताल में जाने की तैयारी कर रही थी और वो किचन में रोटियां पका रही थी। और तभी उसे घर के हॉल से करण के हंसने की और खेलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि वो खेल खेल में किसी से बातें कर रहा हो और हंस रहा हो। करण की माँ को लगा कि उनके पड़ोस में जो परिवार रहता है उनका बच्चा शायद करण के साथ सवेरे सवेरे खेलने आया हो, जैसे कि वह आमतौर पर आता रहता है। थोड़ी देर बाद करण की माँ जैसे किचन से बाहर आई तो उसे करण अकेला खेलते हुए वहां पे दिखा। वो बॉल की तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। उसकी बॉल दरवाजे के चौखट पे पड़ी हुई थी और वो बोल रहा था, फेंको ना, अब तुम्हारी बारी है। करण की माँ को लगा कि शायद वो लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा होगा, जिसे देखकर करण उसे बोल रहा है कि बॉल फेंको। करण की माँ ने उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करने लगी। करण तैयारी करते करते उसकी माँ से बातें करने लगा और उसे बताने लगा कि उसे आज एक नया दोस्त मिला है और वो उसके साथ आज खेले भी। करण की माँ को लगा कि शायद मोहल्ले में कोई नया बच्चा आया होगा जिसकी बात करण कर रहा है। उस दिन से अगले कई दिन तक करण की माँ जब भी उसे अकेला छोड़ती तो उसे उसके फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती। उसे ऐसा लगता कि करण किसी से बातें कर रहा है या फिर किसी के साथ खेल रहा है। पर जब वो करण को देखती तो उसे उसके साथ कोई और दिखाई नहीं देता था। कई दिन तक ये सिलसिला चला। करण की माँ इस चीज को इग्नोर करती गई। करण भी अपनी माँ को इस हालत में देख के उसका मजाक उड़ाता था, उसे देखकर हंसता था। उसे देख के ऐसा लगता था कि किसी के साथ मिलकर वो अपनी माँ का मजाक उड़ा रहा हो। और फिर आई वो रात, जिस रात से सब कुछ बदलने वाला था। उस रात करण, उसकी माँ और पिताजी तीनों सो रहे थे, तीनों गहरी नींद में से। पर अचानक करण की माँ की छाती में उन्हें दर्द महसूस हुआ। उनके सांसों में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी आंखें खुल गई। उन्हें उनकी छाती के ऊपर भारी भारी महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी छाती पे किसी ने बड़ा पत्थर या कोई वजन रख दिया हो या फिर कोई बैठा हो।
उनकी सांसें फूलने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी आंख खुल गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी छाती पे कोई बैठा हो, पर ना तो उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही वो किसी को आवाज दे सकती थी। उनके हाथ पैर जैसे कि बांध दिए गए थे और उनकी जुबान हिल भी नहीं रही थी। पसीने से पूरी तरह लथपथ हो गई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई उनका गला दबा रहा हो, पर कुछ ही देर बाद उनकी सांसें जो फूलने लगी थी वो अब शांत होने लगी थी। उनके सीने पे जो उन्हें भारीपन लग रहा था वो भी अब हल्का हो गया था और वो अपने हाथ पैर हिला पा रहे थे। क्योंकि सवेरे के 4 बज गए थे और करण के पिताजी को 7 बजे ड्यूटी पे जाना था, जिसकी वजह से उन्होंने 4 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, जो कि गणेश जी की आरती थी। जैसे उस आरती की आवाज करण के माँ के कान पे पड़ी, उनकी सांसें जो फूल रही थी वो भी जगह पे आ गई और उनकी छाती पे जो उन्हें भार महसूस हो रहा था वो भी हल्का होने लगा था। अगले दिन फिर वही हुआ। वो जब किचन में खाना बना रही थी तब करण के किसी के साथ खेलने की उन्हें आवाज सुनाई दी, पर इस बार उन्हें घबराहट हो रही थी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाहर जाकर देखे कि कौन है जो उसके बच्चे के साथ खेल रहा है। उन्हें जो पिछली रात उनके साथ हुआ वो चीज क्लियरली याद थी। उन्हें ऐसा लग रहा था, या फिर कहे कि उन्हें ऐसा समझ में आया था कि ये जो भी चीजें हो रही है ये कुछ आम चीजें नहीं है, ये कुछ तो गलत हो रहा है। उसने ये बात करण के पिताजी को बताई, पर उन्होंने कहा कि ये शायद तुम्हारे काम की वजह से तुम्हें वहम हो रहा है और कुछ नहीं, और उन्होंने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उस दिन करण के माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, वजह से वो घर पर रुकी थी। करण को स्कूल भेजने के बाद वो थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके पास कोई है, वो घर में अकेली नहीं है। वो घर में कहीं भी जाती तो उनके पीछे किसी के कदमों की आहट उन्हें महसूस होती थी। भले ही उन्हें दिखाई कुछ नहीं देता था, पर वो फील कर पा रही थी कि वो घर में अकेली तो बिल्कुल नहीं है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और किरण के घर में लाइट चली गई थी, और वैसे मंजर में वो ऐसी चीजों के साथ डील कर रही थी जिसके बारे में सोचते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां से 3 दिन बाद उनके किसी रिश्तेदार के घर पे कोई फंक्शन था, जिसके लिए वो तीनों घर से एक किराए का ऑटो लेके निकले थे। तभी करण ऑटो के बाहर हाथ दिखा के उसकी माँ से कहता है, अरे माँ, उसे भी लो ना हमारे ऑटो में। वो घर से ही हमारे ऑटो के साथ साथ भागते हुए हमारे साथ आ रही है, उसे भी लो ना अंदर। करण ने जैसे ही ये बात कही, उसकी माँ और पिता दोनों कुछ समय के लिए शांत हो गए और उसके पिताजी ऑटो के बाहर देखने लगे। उन्हें वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन्हें ऐसा लगा करण तो बच्चा है, कुछ भी बातें करता है, लेकिन उसकी माँ को कुछ तो समझ में आया था। वो समझ गई थी कि करण किस चीज के बारे में बात कर रहा होगा। उसकी माँ समझ गई कि कुछ ना कुछ तो हुआ है मेरे बेटे के साथ। फंक्शन खत्म होने के बाद रात के वक्त जब वो अपने घर वापस जा रहे थे, तब भी करण वही कह रहा था कि पिताजी, उसे लो ना हमारे रिक्शा के अंदर, वो बेचारी कब से हमारे रिक्शा के साथ साथ भाग रही है। इस बार उसके पिताजी भी थोड़ा हिचकिचाए और उससे पूछा, वो वो कौन? अरे वो औरत जो हमारे ऑटो के साथ साथ भाग रही है, उसने लाल साड़ी पहनी है और उसका चेहरा आधा जला हुआ है। वो मेरी दोस्त है, वो घर से ही हमारे ऑटो के साथ साथ भाग रही है बेचारी। प्लीज पापा, उसे भी लो ना अंदर। करण की बात सुनकर उसके पिताजी और उसकी माँ दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। करण के पिताजी को उसने माँ ने जो उसे बात बताई थी वो याद आने लगी। अब उन्हें भी ये सब चीजें असली लगने लगी थी, सच लगने लगी थी। वो दोनों ये बात समझ गए थे कि उनके बेटे के ऊपर पक्का किसी बुरी आत्मा का साया आ गया। उस रात वो दोनों भी सो नहीं पाए। करण की बातों ने उन दोनों को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे को इस चीज से कैसे दूर करे। उन दोनों ने तय कर लिया था कि करण को वो किसी बाबा के पास लेके जाएंगे। अगले दिन सुबह करण के पिताजी उनके काम को चले गए और उसकी माँ करण को स्कूल भेज के खुद अस्पताल चली गई।
शाम के वक्त वो किसी आश्रम जाने वाले थे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर के वक्त करण की माँ पेशेंट को इंजेक्शन लगा रही थी। 2-3 पेशेंट को इंजेक्शन, सलाइन वगैरह देने के बाद वो एक बूढ़े आदमी के पास गई, जिसे कि कुत्ते ने काटा था और वो रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए उस अस्पताल में आया था। करण की माँ उसे इंजेक्शन लगाने वाली थी, तभी वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तो इंजेक्शन देख के बचा लोगी, लेकिन तुम्हारा बेटा, तुम्हें तो अभी उसके पास होना चाहिए, उसे तुम्हारी मुझसे ज्यादा जरूरत है। जैसे ही करण की माँ ने ये सुना, वो कुछ शॉक हो गई। उसे कुछ समझा नहीं। उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, क्या कहा आपने? मैं कुछ समझे नहीं काका। वो तेरे बेटे को आज ले जाएगी, तू जल्दी घर पे जा। अगर तेरा बेटा स्कूल से घर आने के बाद घर के अंदर गया तो समझ ले तू उसे कभी देख नहीं पाएगी। वो ले जाएगी उसे अपने साथ हमेशा के लिए। करण की माँ उसकी बात सुन के सब समझ गई। उसे समझ में आ गया था कि वो बूढ़ा आदमी किसकी बात कर रहा है। करण की माँ जल्दी से वहां से उठी और घर जाने के लिए निकली। तभी उसने पीसीओ से अपने पति को फोन करके सारी बातें बताई और घर आने के लिए बताया। करण की माँ वहां से जाने वाली थी, तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, तू फिक्र मत कर, तेरे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तू जैसे ही घर जाएगी उसे सबसे पहले मेरे पास लेके आ। उस बूढ़े आदमी ने उसे अपने घर का पता दे दिया और कहा कि तू घर जाने तक मैं तेरे बेटे की रक्षा करूंगा। करण की माँ इतना सुनकर घबराते हुए अपने घर की तरफ निकल गई। जैसे ही वो घर के पास पहुंची, उसे अपने घर के सामने भीड़ दिखाई दी। अपने घर के सामने भीड़ देखकर वो बहुत डर गई। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। अजीब अजीब ख्याल उसके मन में आने लगे। वो समझ गई कि कुछ अनहोनी हो गई। उसके कदम धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे का मंजर देखने की। करण की माँ को जैसे सामने दिखने वाले मंजर का अंदाजा हो गया था। सब लोग उसके दरवाजे को देख रहे थे। तभी अचानक से उसे कोई बच्चा आके लिपट गया और वो करण था, जो रोते रोते उसकी माँ से लिपट गया था। करण को देख उसकी माँ भी किसी बच्चे की तरह रोने लगी। भीड़ को देख न जाने उसने कैसे कैसे ख्याल अपने मन में लाए थे, और करण को यूं देख उसे बहुत खुशी हो रही थी। करण रोते रोते उसे बताने लगा कि माँ, जब मैं स्कूल से घर आया तब हमारे दरवाजे की चौखट पे 2 बड़े बड़े सांप बैठे हुए थे, जिनकी वजह से मैं घर में नहीं जा पाया और चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाया, लेकिन न जाने वो सांप कहाँ गए। सब लोग उसे ढूंढ रहे, लेकिन वो कहीं कहीं पे मिल नहीं रहे। करण की माँ को जरा भी देर नहीं लगी ये समझने में कि वो चमत्कार उस बाबा ने ही किया था। इसकी वजह से करण घर के अंदर ना जा पाए, और कुछ समय बाद वो तीनों उस बाबा के दिए हुए पते पर पहुंचे। जहाँ पे जाने के बाद उस बाबा ने अपनी तंत्र क्रिया से ये पता लगाया कि इनके साथ ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। और अब खुलेंगे इस कहानी के कुछ राज। उस बाबा ने करण से सारी चीजें पूछी कि वो उसे कहाँ मिली थी, कैसे कैसे बातें करती थी उसके साथ, कैसी दिखती थी, और कब से ये सब शुरू हुआ था। उसके बाद उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया और उन्हें पता चला कहाँ से वो आई थी और वो कौन थी। उन्होंने उसके माता पिता को बताया कि जिस रात वो लोग दरवाजा खोल के बैठे थे, उसी रात वो उनके घर में प्रवेश कर गए। दरअसल उस औरत की उसी दिन मौत हो गई थी। शाम के वक्त जब उसे जलाने के लिए शमशान लाया गया, तब बारिश की वजह से वहां के लोग वहां से चले गए, और बारिश की पानी की वजह से उसकी चिता आधे में बुझ गई और उसका शरीर पूरा जल नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी आत्मा इसी लोक में फंस कर रह गई। और उसी रात वो भटकते भटकते तुम्हारे घर में आ पहुंची। वो करण से इसीलिए लगाव लगने लगी थी क्योंकि उसका भी उसकी उम्र का लगभग बच्चा था। उस बाबा ने कहा, मैं उस औरत को मुक्ति तो नहीं दे सकता, पर हाँ, उसे उस जगह पे बांध के जरूर रख सकता हूँ। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके उस जगह खाली कर दो, और हाँ, एक बात याद रखना, करण को वहां पे गलती से भी लेके मत जाना। उसके माता पिता ने वैसा ही किया और वो जगह खाली कर दी। जिस जगह पर पहले दिन भर चहल पहल होती थी, वो जगह आज सुनसान पड़ी हुई है।
रात में तो क्या, लोग वहां दिन में भी जाने से डरते हैं। कई लोगों का मानना है कि उन्हें वहां पे खिड़कियों पे किसी की परछाई दिखाई देती है, या किसी के चिल्लाने की या कभी कभी रोने की भी आवाज सुनाई देती है। अभी भी वहां पे ये सब चीजें होती है, और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने उस घर के पास से जब वो गुजरते हैं तो वहां पे जलने की बदबू आती है।